हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 8 है, जिसका टॉपिक है थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में, क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, और फिर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने कहा, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो आपने क्लास 10th में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, वहीं से हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, जहां पे हमने कहा था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबल्स एंड फॉर्मूलेस के साथ साथ फिजिकल स्टेट को भी एक्सप्रेस किया जाता है, वहां पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके साथ अगर आप उस रिएक्शन में होने वाले एंथैल्पी चेंज को, हीट चेंज को भी अगर आप एक्सप्रेस कर देते हो तो वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो हम क्या कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में? इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच द हीट चेंज और द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। यानी थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसमें साथ में एक एक्स्ट्रा फीचर क्या ऐड हो गया कि यहाँ पे हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज जो ड्यूरिंग द रिएक्शन हो रहा है उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है। यानी जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जहाँ हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स एंड फॉर्मूले लिखते हैं, वो सारी चीज़ें तो है ही हैं, उसके साथ बस एक एक्स्ट्रा फीचर और ऐड हो गया है, हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज रिएक्शन के दौरान जो हो रहा है उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किससे होता है? कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो O2 गैस और कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट के कॉम्बिनेशन से बन रही है। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो देखा गया कि इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज आया, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आया, वो आया -393.5 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज को शो कर रहा है। डेल्टा H R0 जो है वो हमारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर आपने की है, राइट। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैसियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा -92.0 किलो जूल पर मोल। ये भी क्या बता रहा है कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एंथैल्पी चेंज जो आ रहा है रिएक्शन का वो हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, चाहे CO2 का फॉर्मेशन हम देखें, चाहे अमोनिया का फॉर्मेशन देखें, ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, दोनों इक्वेशंस जो लिखी हैं, ये एक तरह से थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। क्योंकि यह देखिए फिजिकल स्टेट है, सिंबल्स एंड फॉर्मूला है, उसके साथ साथ आपने रिएक्शन में होने वाले एंथैल्पी चेंज को भी एक्सप्रेस कर दिया है। तो एंथैल्पी चेंज को एक्सप्रेस करते ही वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, when the stoichiometry of a thermochemical equation is changed, then the enthalpy of reaction also changes in the similar manner, but its sign remains unchanged. जब आप किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री को बदल देते हो, और स्टोइकियोमेट्री को बदल देने से क्या होगा, उस रिएक्शन, उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मान लीजिए आपने स्टोइकियोमेट्री डबल कर दी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। स्टोइकियोमेट्री थर्मोकेमिकल इक्वेशन की हाफ कर दी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में जब आपने स्टोइकियोमेट्री को चेंज किया है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन उसका साइन
चेंज नहीं होगा। साइन अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे अमोनिया वाला एग्जाम्पल देखा है, N2 + 3H2 gives 2NH3, यह एंथैल्पी चेंज कितना है -92। हम इसी को एक बेस मानते हैं और इसी पे चेंज करते हैं। मान लीजिए हम इसकी स्टोइकियोमेट्री डबल करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, स्टोइकियोमेट्री हाफ करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, जिससे हमारा ये जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ध्यान से एग्जाम्पल 3 आप देखेंगे, जिसमें हमने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री हमने हाफ कर दी है। तो क्या हो गया, हाफ N2 गैसियस प्लस 3/2 H2 गैसियस गिव्स अमोनिया गैसियस, और इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया -46 किलो जूल पर मोल। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टोइकियोमेट्री जैसे ही हाफ कर दी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आ रहा था वो भी 92/2 हाफ हो गया और -46 किलो जूल पर मोल आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, हमने स्टोइकियोमेट्री इस बार डबल कर दी, 2N2 गैस कर दिया, 3H2 गैस कर दिया, जिससे 4NH3 गैस का फॉर्मेशन हुआ। इस बार स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आया, -84.0 किलो जूल पर मोल। तो इस बार क्या हुआ, जैसे हमने स्टोइकियोमेट्री डबल की तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, -92 से -184 हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, थर्मोकेमिकल इक्वेशन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें। क्या कहता है वो, व्हेन द वे ऑफ राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज चेंज्ड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम बट इट्स साइन गेट्स रिवर्स्ड। यानी इस बार जब आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके को बदल रहे हो, लिखने के तरीके को बदलने का मतलब है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाना। ऐसा करने से क्या होगा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपने लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया है, इसलिए उसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। वही अमोनिया वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जहां N2 + 3H2 जो अमोनिया बन रहा था उसमें एंथैल्पी चेंज -92 आ रहा था। हमने इस बार एग्जांपल 5 में क्या किया, लिखने के तरीके को चेंज कर दिया, 2NH3 gaseous gives N2 gaseous plus 3H2 gaseous। तो क्या हुआ, जैसे ही लिखने का तरीका चेंज किया तो इस बार जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया वो +92 किलो जूल पर मोल आ गया। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -92 था, लेकिन अमोनिया के डीकंपोजिशन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन +92 है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके कंप्लीट होने के बाद उस प्रोसेस में क्या हीट चेंज हुआ, उस केमिकल रिएक्शन में क्या एंथैल्पी चेंज हुआ, उसका जब हम मेंशन करते हैं वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। भाई डेफिनेटली कोई रिएक्शन होगी, आइदर हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, तो उसमें जो भी हीट चेंज होगा हम उसको जब एक्सप्रेस करेंगे वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो हम क्या कह देंगे, द हीट चेंज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहां पे वर्ड कंप्लीशन पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पता लगाया जाएगा कि हीट एब्जॉर्ब हुई है या हीट रिलीज हुई है। रिएक्शन के दौरान हम कभी पता नहीं लगाते। द हीट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नॉट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द हीट चेंज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है, कंप्लीशन के बाद किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे हीट चेंज कितना हुआ, वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, तो इट इज डिनोटेड एज डेल्टा एच आर, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन। सो डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैं सबमिशन करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स के साथ कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकते हैं, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए सबमिशन करना पड़ेगा, और उनके भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे तो वो y हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, सबमिशन x एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन y एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब आगे देखिए।
जैसा कि कहा गया x क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, y क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। h प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, h रिएक्टेंट का मतलब हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से ही मिलता जुलता शब्द है एक और, मिलता जुलता टर्म है एक और, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, जब आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर देते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, किसी भी प्रॉपर्टी के साथ, तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस का जिक्र करना पड़ता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आप जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो स्टैंडर्ड बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या क्या कहेंगे, इट इज डिनोटेड एज डेल्टा एच आर नॉट। ये जो डेल्टा एच आर नॉट आपने जब लिख दिया तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। और स्टैंडर्ड कहने का मतलब भी यही हो गया कि आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजरमेंट किया है। तो हम क्या कह देंगे, द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब कभी भी किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करते हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डिटरमाइन करते हो, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, पिछले वीडियोस में भी आपने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। एक बार फिर से हम उसका जिक्र कर लेते हैं। जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हो तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में 4 चीजें होती हैं। अगर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर की बात कर रहे हो तो 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार होना चाहिए। कंसंट्रेशन की बात करो तो 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कंसंट्रेशन। और जब सब्सटेंसेस की बात करो तो सब्सटेंसेस अपने प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी और इनको जब आप अप्लाई करोगे, उस समय जो आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर करते हो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, इस वीडियो में हमने बात की थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट पर जाके क्लास 11 के जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनको देखिए और जो भी आपको डाउट्स आते हैं, जो भी आपको उसमें क्वेरी रहती है, उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।